नमस्कार, मैं अनुज कुमार पांडे। हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न के अंतर्गत इतिहास के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व के बनने के चौथे टॉपिक विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भूमंडलीकृत विश्व के बनने के 3 टॉपिकों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। पहला, प्राचीन काल में कैसे भूमंडलीकरण हुआ, दूसरा 19वीं शताब्दी में, फिर 2 महायुद्धों के बीच। यह टॉपिक ही आप देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। द्वितीय महाविश्व युद्ध जो हुआ 1939 से 1944 तक, यह 2 राष्ट्रों के बीच न होकर 2 राष्ट्र समूहों के बीच हुआ और अंततः लगभग पूरा विश्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो गया। एक पक्ष था मित्र राष्ट्रों का, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस रूप से शक्तियां थी। दूसरा केंद्रीय शक्तियां या धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र, उसमें जर्मनी, इटली और जापान, इन 2 ग्रुपों के बीच लड़ा गया और धीरे धीरे पूरा विश्व इसमें शामिल हो गया। यह युद्ध अत्यंत विनाशक रहा और आप ये समझिए कि इस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए और संसाधनों का विनाश हुआ। और यह पहली बार हुआ बड़े पैमाने पर कि जो युद्ध में मारे गए लोग, वह मोर्चे पर जो लड़ने जाते थे अभी तक के युद्धों में, वही मारे जाते थे। यहाँ ज्यादातर मरने वाले वे थे जो युद्ध में भागीदार नहीं थे, उन पर बमबारी की गई। अंतिम चरण में तो आप देख रहे हैं, परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी में मारा गया। तो पूरे युद्ध में बड़े पैमाने पर बमबारी, हवाई हमलों द्वारा व्यापक नरसंहार हुआ। औद्योगिक संरचनाएं, शहर नष्ट कर दीजिए, बड़ा आर्थिक भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस परिस्थिति में पुनर्निर्माण भी बहुत कठिन था और विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद इसके पुनर्निर्माण पर सब लोगों ने ध्यान दिया। व्यापक विनाश हुआ था और अब विश्व की परिस्थितियां बदली हुई भी थी। अभी तक जहां मुख्य राष्ट्र इंग्लैंड है, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में सामने आया और सोवियत संघ के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र सामने आया। जब पूरा विश्व आर्थिक महामंदी से जूझ रहा था, तब सोवियत संघ रूस और आसपास के राष्ट्रों को मिलाकर एक व्यापक संघ बना लिया गया था, जिसका 1992 में अंत हो गया संघ का। तो सोवियत संघ के रूप में एक विशाल राष्ट्र और एक गरीब क्षेत्र से उसने खूब उत्कर्ष किया जब विश्व महामंदी में था। और सोवियत संघ ने जर्मनी को हराने में, जर्मनी से लड़ने में बड़ी कीमत चुकाई थी। तो ये जो नया युग शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसमें ये 2 प्रमुख शक्तियां सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ। युद्धोत्तर काल के बाद यह महसूस किया गया लोगों द्वारा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य तब तक नहीं चल सकता जब तक बड़े पैमाने पर उपभोग न बना रहे। इसका तात्पर्य, उत्पादन आप खूब बढ़ा दीजिए, लेकिन उसका अगर खर्च नहीं होगा, उसका उपभोग करने वाले नहीं होंगे, तो उस उत्पादन का कोई अर्थ नहीं है। और उपभोग को बना रहने के लिए स्थिर आय और लोगों की आय बढ़ना और रोजगार, स्थिर रोजगार जरूरी है। और यह चीजें बाजार नहीं दे सकती। रोजगार की गारंटी देने का काम बाजार का नहीं है। इसलिए यह महसूस किया गया कि रोजगार और वस्तुओं का कीमत, इन सब पर नियंत्रण का अधिकार अभी तक जो बाजार को ही था, अब सरकार के पास होना चाहिए। नियंत्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े। दूसरा, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वस्तुओं की कीमत और रोजगार की गारंटी तभी संभव थी, ये महसूस किया उस समय कि जब
एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पर वस्तुओं के आदान प्रदान पर सरकारों का नियंत्रण, मतलब कीमतों पर, उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण और आयात निर्यात पर भी सरकार का नियंत्रण। ये महसूस हुआ उस समय पुनर्निर्माण के बिना इसके रोजगार और आय स्थिर नहीं रह सकती, और रोजगार और आय स्थिर नहीं रहेगी तो उत्पादन बढ़ा के आप विकास नहीं कर सकते। इसी माहौल में 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर प्रांत के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों की बैठक हुई, और वहां यह तय हुआ, एक समझौता हुआ इस दिशा में कि सरकारों अब आगे का विकास हम ऐसे करेंगे। और उसी सम्मेलन से दो संस्थान सामने निकल के आए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इन दोनों संस्थानों को ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से भी जानते हैं। यह चीजें आप ध्यान रख लीजिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न बनता है आपका टिप्पणी में, छोटे प्रश्नों में, कि ब्रेटन वुड्स ट्विन क्या है। तो ब्रेटन वुड्स ट्विन ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को कहते हैं। इन दोनों को ब्रेटन वुड्स संस्थान भी कहते हैं, इसलिए कि ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुए समझौते में इनका निर्माण। इन दोनों संस्थानों का काम विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, और विश्व बैंक का आप नाम ही देख रहे हैं, पुनर्निर्माण के लिए व्यापक पैमाने पर धन उपलब्ध कराना, और मुद्रा कोष का काम भी। इन दोनों संस्थानों और इस आधार पर जो विकास हुआ उसे, इस पूरे मॉडल को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में जो मुद्रा है, मुद्रा की विनिमय दर स्थिर कर दी गई। इसका तात्पर्य आप समझिए 10 के विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा, एक राष्ट्र जैसे अमेरिका का रुपया और अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया और अन्य देशों की, यूरोपीय संघ का यूरो, तब यूरोपीय संघ नहीं था, अलग अलग ये देश थे, इन मुद्राओं के बीच क्या अनुपात हो, यह स्थिर कर दिया गया, तय हो गया। और सोने से डॉलर का जो अनुपात है वो भी स्थिर हो गया। एक मुद्राओं के बीच जो विनिमय दर है वो स्थिर विनिमय दर को अपनाया गया। और ये जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष थी और विश्व बैंक, इन पर नियंत्रण औद्योगिक राष्ट्रों का रहा, ज्यादातर धन भी उन्हीं का था, तो उनका नियंत्रण रहा पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों का। अमेरिका को वीटो का अधिकार, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, हिंदी में निषेधाधिकार। इसका तात्पर्य है कोई निर्णय सब लोग मिलकर ले ले, वो वीटो कर देगा तो वो निर्णय समाप्त। अमेरिका को इसमें वीटो का अधिकार प्राप्त था। ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था बनी और इसके तहत पश्चिमी देशों ने तेजी से विकास करना प्रारंभ किया। प्रारंभिक युद्धोत्तर काल, मतलब ये 47 से ये दोनों संस्थाएं काम करना 1947 से प्रारंभ कर दी। 1950 से 70 के बीच इस व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक राष्ट्रों में व्यापक विकास हुआ। विश्व व्यापार वृद्धि 8% प्रतिवर्ष रही। पूरे विश्व का विकास, चूंकि विकास उन्हीं का ज्यादा हो रहा था, लेकिन इतना ज्यादा हो रहा था कि पूरे विश्व के औसत को 5% की दर से। बेरोजगारी भी बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े रोजगार के साधन, बेरोजगारी भी 5% से कम है औद्योगिक राष्ट्रों में। और इस बीच जो नए अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील, मुख्य रूप से विकासशील राष्ट्र हैं, उन्होंने पश्चिमी देशों के समान विकास के लिए बड़े पैमाने पर मशीनरी का आयात किया इन देशों से, और उसमें बड़ा धन लगाया। तो इस तरीके से प्रारंभिक युद्धोत्तर काल 50 से 70 में औद्योगिक देशों का बहुत विकास हुआ। अब ये तो औद्योगिक देशों का पुनर्निर्माण की स्थिति है। दूसरी स्थिति, वे देश जो औपनिवेशीकरण से अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, वही समय है आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे राष्ट्र, उसमें भारत भी है, औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र हुए। वहां व्यापक गरीबी है, संसाधनों का अभाव है। लंबे समय तक उपनिवेशों के शोषण के कारण
उनके पास विकास करने की क्षमता नहीं है, जनसंख्या अधिक है, सब विभिन्नताएं हैं, तमाम समस्याएं हैं, वो विकास नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे ये जो संस्थाएं हैं, यद्यपि इन संस्थाओं का निर्माण औद्योगिक राष्ट्रों के विकास पर था, औद्योगिकरण के लिए था, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे वहां भी धन देना प्रारंभ किया, उन राष्ट्रों को धन लगाना प्रारंभ किया। और एक विडंबना देखिए कि ये जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, इनको अपने लोगों की भूखमरी, गरीबी और विकास के लिए उन्हीं राष्ट्रों से आर्थिक मदद लेनी पड़ी, या उन्हीं राष्ट्रों के नियंत्रण वाले संस्थानों से आर्थिक मदद लेनी पड़ी जिनके वे नियंत्रण में थे, और इन राष्ट्रों के संसाधनों पर उन राष्ट्रों का नियंत्रण बना रहा, उसका वो दोहन करते रहे। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी बहुत सारे विकासशील अल्प विकसित देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लिया, उन्हें कम कीमत पर उनका दोहन कर रहे थे। यद्यपि जापान और कुछ यूरोपीय राष्ट्र बिना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के भी खूब विकास किए, इसलिए इन संस्थानों ने अब इनको भी कर्ज देना प्रारंभ किया, इन पर भी धन देना विकासशील देशों पर, जो नए विकासशील देश थे, प्रारंभ किया। और इन पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि यूरोपीय या पश्चिमी जो निजी बैंक हैं या व्यक्तिगत लोगों से या अन्य व्यावसायिक संस्थानों से आप कर्ज नहीं लेंगे, क्योंकि उन कर्जों के कारण तमाम नए विकासशील देश कर्ज के जाल में फंसकर दिवालिया हो रहे थे। उसमें मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश थे, लंबे कर्ज जाल में फंस गए उन संस्थानों के। इस माहौल में ये नए विकसित देशों ने G77 के रूप में नए विकासशील देश एकत्र हुए और इन्होंने नई आर्थिक व्यवस्था, इन्होंने कहा ये ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जिसमें केवल विकसित राष्ट्रों का विकास हो रहा है, इसके अलावा कोई नई व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हमारा भी विकास हो और हमें हमारे संसाधनों को सही कीमत पर लिया जाए और हम अपना माल हम भी विकसित देशों में बेचने को स्वतंत्र हो। अभी वहां नियंत्रण है, वो जितना चाह रहे हैं ले रहे हैं, जितना चाह रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो ये आजादी मिले, ये ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के बीच 70 के दशक तक आते आते या बाद में नए देश G77 के रूप में हुआ और उन्होंने इस व्यवस्था का, अब ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का समापन और ये नया वैश्वीकरण जो है उसमें व्यवस्था हम देख रहे हैं कि एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था है कि विनिमय दर भी फिक्स है, सरकारों का नियंत्रण है और वो उन्होंने खूब विकास किया। इस ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में पश्चिमी देशों में भी सब कुछ अच्छा नहीं था, विकास तो बहुत हुआ, लेकिन अमेरिका का धन बड़े पैमाने पर और अन्य बाहरी कार्यों में धन लगने से पूंजी का प्रवाह वहां भी कमजोर हुआ और जो डॉलर है उसका जो अंतरराष्ट्रीय एकाधिकार है अब वैसा धीरे धीरे 60 के दशक 70 के दशक के बाद वैसा नहीं रह गया। अन्य मुद्राएं भी उसको चैलेंज करने लगी और उसकी इमेज गिरने लगी। स्थिर विनिमय दर है तो सब अपने विनिमय। एक चीज और यहां समझ लीजिए, मुद्रा का विनिमय दर का तात्पर्य है, मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में, एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में परिवर्तन करने पर क्या रेट होगा। इसके दो मॉडल विश्व में सामने, एक स्थिर विनिमय दर जिसमें फिक्स होता था जो आप ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में देखें, दूसरा है ओपन जैसी व्यवस्था बने, जैसे आपकी मुद्रा की मांग और आपूर्ति हो वैसे अपने आप घटता बढ़ता है जैसा आज है। तो इसकी तरफ आगे लोग बढ़े और इस बीच एक और परिवर्तन हुआ। 1949 के बाद चीन बड़े पैमाने पर अलग थलग था पूरे विश्व से। इस पूरे विकास के मॉडल में, औद्योगिकरण में चीन कहीं नहीं, लेकिन चीन में वेतन कम था, मजदूरी कम थी, जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने वहां जाके अपना केंद्र खोले। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी वस्तुएं जो हम उपयोग करते हैं सब चीन की निर्मित हैं। इसके पीछे यही कारण है, वेतन कम होने से बहुत सारी कंपनियों ने चीन में अपने
रोजगार, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उन्हें रोजगार कमाना था, उन्हें किसी राष्ट्र से मतलब नहीं था। और धीरे धीरे वैश्वीकृत ओपन अर्थव्यवस्था सामने आई जो आज है 90 के दशक में। उधर सोवियत संघ का जब पतन हुआ तो उस परिस्थिति का भी लाभ, पूर्वी यूरोप में सोवियत जो मॉडल था अर्थव्यवस्था वो भी समाप्त हुआ। तो चीन में तेजी से विकास हुआ और कम मजदूरी वाले क्षेत्रों में उद्योगों के लगने से पूंजी बड़े पैमाने पर वहां गई। तो चीन, भारत और ब्राजील ये नई उभरती हुई आर्थिक परिस्थितियों में भी सामने आए और पूरा वैश्विक औद्योगिक माहौल ही आज की डेट में बदल गया। हम लोगों ने इस वीडियो में युद्धोत्तर काल की परिस्थितियां, ब्रेटन वुड्स सिद्धांत, ब्रेटन वुड्स ट्विन, प्रारंभिक उत्तर काल में तीव्र वृद्धि, औपनिवेशिक स्वतंत्र नौ राष्ट्रों की स्थिति और ब्रेटन वुड्स का समापन 90-80 के बाद और नया वैश्वीकरण अब ओपन हो गया। विनिमय की दर भी ओपन अपनाई गई कि रोज मांग आपूर्ति के आधार पर जो मुद्राओं का आपसी विनिमय आप देखिए अगर तो रोज बदलता रहता है रुपया और डॉलर का अनुपात। ये हम लोगों ने इस अध्याय के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से अब वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था का निर्माण का ये अध्याय 3 आपका समाप्त हुआ। नमस्कार।